बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्यूटर साइंस की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेटाबेस एनॉमलीज़ से रिलेटेड है कि एनॉमलीज़ क्या होती हैं और उनकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो अकर होती हैं। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। What are database anomalies? Briefly discuss insertion, deletion and modification anomalies. सबसे पहले ये बताएं कि डेटाबेस की anomalies क्या होती हैं और उसके बाद उसकी टाइप्स को डिस्कस करें। डेटाबेस anomalies बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि रिलेशन के अंदर अकर होती हैं रिडेंडेंसी की वजह से। जब डेटा आपका रिपीट हो रहा हो, डुप्लिकेट हो रहा हो, कंसिस्टेंट ना हो, तो उसकी वजह से डेटाबेस के जो टेबल हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स अकर होती हैं। These anomalies affect the process of inserting. इन anomalies इन प्रॉब्लम्स की वजह से जब हम कोई नई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीटिंग या फिर रिमूव करने की कोशिश करते हैं, एंड मॉडिफाइंग अ डेटा इन अ रिलेशन, और जब कोई नया टेबल के अंदर पहले से जो डेटा है उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं या वो हमारे प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। सम इम्पॉर्टेंट डेटा मे बी लॉस्ट इफ़ अ रिलेशन इज़ अपडेटेड दैट कंटेन अ डेटाबेस एनॉमलीज। हो सकता है कि आपका कोई डेटा टेबल के अंदर से लॉस हो जाए जब आप उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हों। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव दीज एनॉमलीज। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत अहम है कि आप जो है डेटाबेस के टेबल्स के अंदर से इन एनॉमलीज़ को ख़त्म करें टू परफॉर्म अ डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑन द रिलेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम, ताकि आप टेबल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की प्रोसेसिंग कर सकें और उनका डेटा भी इफ़ेक्ट ना हो, उनके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए एनॉमलीज़ को रिमूव करना जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एनॉमलीज़ को हमने देख लिया कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डेटाबेस के डेटा को अफेक्ट करती हैं, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अब हम इनकी मज़ीद टाइप्स देखते हैं कि एनॉमलीज़ की टाइप्स कौन कौन सी हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ डेटाबेस एनॉमलीज़ आर एज फॉलो। डेटाबेस के अंदर जो एनॉमलीज़ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ये यहाँ पर दर्ज झैल हैं। इंसर्शन एनॉमली। इंसर्शन मीन जब आप टेबल के अंदर नया डेटा ऐड करने जा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नया ऐड करना चाहते हैं, कोई वैल्यू नई ऐड करना चाहते हैं। The insertion anomaly occurs when a new record is inserted in a relation. In this anomaly, user cannot insert a fact about an entity until he has an additional fact about an other entity. इसका क्या मतलब है कि यूज़र अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता है किसी एंटिटी के मुतालिक, तो वो तब तक नहीं एंटर कर सकता जब तक वो उससे रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं कर देता, तो उसको उसके साथ कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ती है। डिलीशन एनॉमली। द डिलीशन एनॉमली अकर्स व्हेन अ रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड फ्रॉम द रिलेशन। जब आप टेबल के अंदर से रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है। इन दिस एनॉमली द डिलीशन ऑफ द फैक्ट अबाउट एन एंटिटी ऑटोमेटिकली डिलीट द फैक्ट ऑफ एन अदर एंटिटी। यानी आप एक एंटिटी के मुतालिक डेटा डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी एंटिटी का डेटा भी डिलीट कर देता है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है जो हम नहीं चाहते हैं डिलीट करना। थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं मॉडिफिकेशन anomaly. The modification anomaly occurs when the record is updated in a relation. जब आप टेबल के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, यानी चेंज करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया ऐड करने की कोशिश करते हैं। In this anomaly, the modification in the value of specific attribute requires modification in all the records in which the value occurs. अगर वो वैल्यू रिपीट हो रही है मल्टीपल जगहों पे, तो वहाँ हमें चेंज करने की ज़रूरत होगी हर उस जगह पे जहाँ पर वो वैल्यू जो है रिपीट हो रही होगी। अब हम इसको मज़ीद समझने के लिए आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल की मदद से इसको समझाया गया है, तो आइए उस एग्ज़ाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास दी गई है। सपोज़ वी हैव द फॉलोइंग सेल्स रिलेशन, यानी हमारे पास सेल्स का एक टेबल है जिसके अंदर एट्रीब्यूट हमारे पास कस्टमर ID, नेम, सेल्समैन और रीजन है। कहते द अबव रिलेशन हैज़ द डिफरेंट एनॉमलीज। इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले इंसर्शन एनॉमली के हवाले से देखते हैं।
सपोज अ न्यू सेल्समैन आबिद ज्वाइंस द कंपनी। एक नया सेल्समैन जो है वो कंपनी को ज्वाइन करता है एंड ही इज असाइन टू द नॉर्थ रीजन, और उसे हम रीजन के अंदर नॉर्थ रीजन असाइन करना चाहते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ न्यू सेल्समैन कैन नॉट बी एंटर्ड। हम नए सेल्समैन का रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते अनटिल अ कस्टमर इज़ ऑल्सो असाइन टू हिम बिकॉज द प्राइमरी की ऑफ अ रिलेशन इज़ अ कस्टमर आईडी। जब तक हम इसे कस्टमर आईडी असाइन नहीं करेंगे, नया कस्टमर असाइन नहीं करेंगे, तब तक हम वो वैल्यू असाइन और नई वैल्यू जो है वो उसको ज्वाइन नहीं करा सकते। मतलब आबिद का रिकॉर्ड जो है हम ऐड नहीं कर सकते जब तक हम कस्टमर आईडी जो है वो ऐड नहीं करेंगे टेबल के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम आ रही है। यानी आप यहाँ पर जब तक कोई वैल्यू नहीं दोगे तो तब तक आप यहाँ पर नई और कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो ये इंसर्शन की अनोमली है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डिलीशन अनोमली आती है। सपोज द रिकॉर्ड ऑफ अ कस्टमर आईडी 40। यहाँ पर ये जो 40 रिकॉर्ड दिया गया है इसको आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इट विल ऑल्सो बी डिलीट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ सेल्समैन खालिद हु इज़ असाइन टू द ईस्ट, जो कि ईस्ट रीजन को असाइन किया गया है। तो कहते हैं कि ये खालिद का डेटा भी डिलीट कर देगा जो कि ईस्ट रीजन में काम कर रहा है। इट मीन्स कि आपने यहाँ पर ये दाऊद का डेटा डिलीट करना चाहते थे, इसके साथ साथ ये खालिद की इंफॉर्मेशन जो है जो ईस्ट रीजन में काम कर रहा है वो भी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि पूरा टुपल ही डिलीट होगा ना। जब आप 40 कस्टमर का डेटा डिलीट करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जितनी ये पूरी रो जो है ये आपकी डिलीट हो जाएगी उस केस में। उसके बाद हमारे पास है मॉडिफिकेशन अनोमली। सपोज द सेल्समैन अहमद इज़ री असाइन टू द ईस्ट रीजन। कहता है कि अहमद जो है वो दोबारा से ज्वाइन करता है ईस्ट रीजन को फ्रॉम साउथ। वो पहले साउथ रीजन में काम कर रहा था, जैसे टेबल के अंदर यहाँ पर अहमद जो है वो साउथ रीजन पे काम कर रहा है, और अगर वो चाहे कि वो ईस्ट रीजन को ज्वाइन करना चाहे, ईस्ट रीजन में उसका रिकॉर्ड ऐड करना चाहे, तो तब क्या होगा, इट रिक्वायर्स टू अपडेट ऑल द रिकॉर्ड इन विच अहमद अपीयर। जहाँ जहाँ अहमद अपीयर हो रहा है, देखें ये यहाँ पर अपीयर हो रहा है, यहाँ पर अपीयर हो रहा है, तो हमें उन तमाम रिकॉर्ड्स के अंदर चेंज करने की ज़रूरत होगी। द डेटा विल बिकम इनकन्सिस्टेंट। आपका डेटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा इफ़ इट इज़ नॉट अपडेटेड इन ऑल रिकॉर्ड। अगर तो हम अहमद के इस रिकॉर्ड के अंदर चेंज कर देते हैं और इस रिकॉर्ड के अंदर चेंज नहीं करते, इस रिकॉर्ड के अंदर चेंज नहीं करते, तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए तमाम जगहों पर चेंज हमें करना पड़ेगा। ये थी डेटाबेस की प्रॉब्लम एनॉमलीज जो कि नॉर्मलाइजेशन से पहले होती हैं। यानी अगर हम अपने टेबल को नॉर्मलाइज नहीं करते, उसके अंदर से प्रॉब्लम्स रिमूव नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या है। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जो हम टेबल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में हमारे टेबल का डेटा कंसिस्टेंट और मोर रिलायबल हो जाता है। आइए देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और इसको कितने स्टेप्स में हम कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन। यानी आप सिंपलर डेटाबेस स्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं नॉर्मलाइजेशन की मदद से। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ सूटेबल सेट ऑफ रिलेशन फॉर स्टोरिंग अ डेटा। इसकी मदद से हम ऐसे टेबल क्रिएट करते हैं जिनके अंदर हम सूटेबल डेटा जो है जिनके अंदर हम अपना डेटा जो है वो इजीली स्टोर कर सकते हैं, और ये हमारे सूटेबल सेट ऑफ रिलेशन होते हैं। यानी कि जो जिन पर काम करना, जिन पर प्रोसेसिंग करना हमारे लिए आसान होते हैं, जिनके अंदर अनोमलीज नहीं होती। दिस प्रोसेस वर्क थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस। ये प्रोसेस जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस के थ्रू काम करते हैं, नॉन एज अ नॉर्मल फॉर्म। यानी हम मुख्तलिफ नॉर्मल फॉर्म्स के ज़रिए इसको अचीव करते हैं। दीज स्टेजेस आर अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड अप टू सो ऑन। और इसके अलावा हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी होती है। अब देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास डेटा जो है वो क्या होगा,
अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ तो सबसे पहले ये स्टेजेस हमारी इस तरह से मूव कर रही हैं। हमारे पास जो डेटा है यानी टेबल्स के अंदर डेटा पहले अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, जिनके ऊपर हमने कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं की। उसके बाद सबसे पहले जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होगी उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है और इसको 1NF से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आप रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करते हैं, यानी जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं, मल्टीपल टाइम आ रही होती हैं, उनको रिमूव किया जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होती है। इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसीज़ को रिमूव किया जाता है। पार्शियल डिपेंडेंसी ये होती है कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो किसी नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड ना कर रहे हों, पूरे के पूरे प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हों, और प्राइमरी की के एक हिस्से पर डिपेंड ना कर रहे हों, पूरी प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हों। क्योंकि समटाइम हमारे पास प्राइमरी की जो होती है वो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होती है, जैसे कंपोजिट की होती है। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, उसके अंदर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज़ को रिमूव करते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज़ को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर साथ साथ जब ये नॉर्मल फॉर्म्स हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल में आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हायर नॉर्मल फॉर्म है। हायर नॉर्मल फॉर्म जैसे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, उसमें क्या किया जाता है, रिमूव रिमेनिंग अनोमलीज, यानी बाकी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ख़त्म किया जाता है फ्रॉम फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ को भी रिमूव किया जाता है ताकि आपका रिलेशन, आपका टेबल जो है वो इस काबिल हो जाए कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने में किसी तरह का कोई मसला ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट ना हो। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ईच नॉर्मल फॉर्म हैज़ अ सर्टेन रिक्वायरमेंट और कंडीशन। हर नॉर्मल फॉर्म की अपनी कंडीशन है, जैसे कि हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का पढ़ा कि उसमें रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करना होता है। These condition must be fulfilled to bring the database in that particular normal form. इसलिए इन कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को मतलब इन कंडीशन को हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा ताकि हम अपनी डेटाबेस को है उस ख़ास नॉर्मल फॉर्म में लेके आ सकें। इफ़ अ रिलेशन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ अ नॉर्मल फॉर्म इट इज़ सेट टू बी इन दैट नॉर्मल फॉर्म। अगर हमारे डेटाबेस के टेबल जो हैं इन नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर हमारा टेबल जो है उस ख़ास नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर हम उसमें से रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर रिपीटिंग ग्रुप को भी रिमूव कर दिया और पार्शियल डिपेंडेंसीज़ को भी रिमूव कर दिया तो वो फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होगा और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। द टास्क ऑफ अ डेटाबेस डिज़ाइन स्टार्ट विद अननॉर्मलाइज सेट ऑफ अ रिलेशन, यानी जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करने लगते हैं तो हमारे पास अननॉर्मलाइज डेटा होता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आइडेंटिफाइज एंड करेक्ट द प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ डेटाबेस डिज़ाइन। नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए हम उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिमूव करते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ न्यू सेट ऑफ अ कंसिस्टेंट रिलेशन। इसके नतीजे में हमारे पास नए टेबल प्रोड्यूस होते हैं जो कि कंसिस्टेंट होते हैं, जिनका डेटा कंसिस्टेंट होता है। द न्यू डिज़ाइन इज़ फ्री ऑफ प्रोसेसिंग प्रॉब्लम एज़ पॉसिबल, और जो नए टेबल क्रिएट किए जाते हैं उनके अंदर से तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया जाता है पॉसिबल हद तक। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।